कहा यह जा रहा है कि कॉलोनाइजेशन के दौर को वापस लाया जा रहा है, लेकिन इस दफा इसको वापस लाने वाले लोग और होंगे। इसके लिए स्ट्रेटेजी भी एक नई होगी। आज मैं बात कर रहा हूं चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की। ये डिप्लोमेसी है क्या? इमेजिन करें कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को लोन्स देता है और उन्हीं लोन्स के जरिए उसके बाद कर्ज लेने वाले मुल्क के ऊपर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल को हासिल कर लेता है। क्या इसके पीछे कोई हकीकत है या ये सिर्फ एक मिथ ही है जो कि चाइना के खिलाफ की जा रही है? तो आज इस वीडियो में बात करते हैं दोनों पर्सपेक्टिव की, और ये एक हकीकत है या मिथ है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है क्या? आए इस टर्म को समझते हैं। इसको यूं समझें कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को कर्जा देता है और उस कर्जे के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंदर शराइत जो हैं वो इतनी कठिन रखी जाती हैं कि कर्ज लेने वाला मुल्क उसको वापस नहीं कर पाता या उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कहते हैं कि चाइना इसी तरह की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। 2021 तक चाइना ने 165 मुल्कों के अंदर तकरीबन 13,000 डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया और इस रकम की जो एस्टिमेशन है वो तकरीबन 847 बिलियन डॉलर्स है। ये बहुत बड़ी रकम है और डेवलपिंग कंट्रीज इस कर्जे को ले रहे हैं चाइना से। अब चाइना इसमें से क्या करने जा रहा है? इसी को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इंपैक्ट आता क्या है? डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के हवाले से बात की जाए तो इस टर्म को कॉइन किया एक इंडियन एकेडमिक ने जिनका नाम ब्रह्मा चिलाने है। वो ये कहते हैं और इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि DTD इज अ पॉलिसी टूल व्हेन स्टेट एक्स लैंडिंग कंट्री, इन दिस केस चाइना, सपोर्ट्स infrastructure projects in strategically located state Y, borrowed country, usually developing country, often by providing excessive loans to the state X government. As a result, state Y becomes considerably economically dependent on the state X, leaving state Y even more firmly under state X control. In other words, state Y becomes ensnared in a debt trap that leaves it vulnerable to state X influence. Consequently, state Y is not able to repay state X loans. Therefore, state Y relinquishes some of its assets, for instance, infrastructure, in favor of state X in order to decrease its debt burden towards state Y. This final step can also be designated as debt for equity swap. चिलाने का ये कहना है कि ये शर्तें इस तरह रखी जाती हैं और बड़ी सोच समझ के रखी जाती हैं कि जो कर्ज लेने वाला मुल्क है उसके लिए बहुत मुश्किल को कर्ज वापस करने के लिए बहुत सारे मुल्कों के साथ चाइना ने जो उनको लोन्स दिए उनकी जो कंडीशन थी वो ये भी थी कि उसको सीक्रेट रखा जाए। ये बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे मुल्कों के लिए जानना कि किस मुल्क के ऊपर कितना कर्जा है। तो चाइना ने बहुत सारे शेल कंपनीज के जरिए भी ये काम किया और कहा यह जा रहा है अलेजली कि ये शेल कंपनीज के जरिए चाइना के स्टेट फंडेड बैंक्स जो हैं, ये स्टेट सपोर्टेड बैंक्स हैं, वो सारा काम करते हैं और इस तरह जो मुल्क कर्ज लेने वाला है वो चाइना के चुंगल में आहिस्ता आहिस्ता फंसा चला जाता है। इस सारे चक्कर को एक मिसाल से समझते हैं। आप सब ने श्रीलंका के हालात तो सुने होंगे, इसकी हेम्बटोता जो पोर्ट है उसके हवाले से भी बात सुनी होगी। चाइना ने अब क्या किया? चाइना ने श्रीलंका को कर्जे दिए। अब श्रीलंका के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो अपने कर्जे वापस नहीं कर सका। अब इससे हुआ क्या कि एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड पोर्ट जो कि इंडियन ओशन के ऊपर है, चाइना ने श्रीलंका से 99 ईयर्स लीज के ऊपर ले ली। अब पोर्ट का सारा कंट्रोल चाइना के पास आ गया। अब देखिए, इसको समझते हैं कि अगर ये नेगोशिएशन में वैसे कोई मुल्क दूसरे मुल्क को जाके ये कहे तुम्हारे ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इसको हमें बेच दो, वो मुल्क तो नहीं बेचेगा। लेकिन चाइना ने बड़े आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करके मुल्क की पॉलिसीज के ऊपर इन्फ्लुएंस दिया अपने पैसे के जोर पे और ये पोर्ट 99 साल के लिए लीज पे ले ली। अब ये सारा कंट्रोल चाइना के पास चला गया और इस तरह चाइना ने इंडियन ओशन के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक और मिसाल, जैसे कि
सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, इसके ऊपर चाइना ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। अब देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, इसी तरह पावर प्रोजेक्ट्स हैं। देखने में तो ये लग रहा है कि चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो इकोनॉमिक बोझ है वो पाकिस्तान के ही ऊपर है। पाकिस्तान ने कभी ना कभी तो वो पैसा वापस करना है, वो पैसा वापस करने के लिए उतना पैसा जनरेट करना होगा। देखें इसका फ्यूचर क्या बनता है। इसी तरह एक और मिसाल है ज़ैम्बिया की। ज़ैम्बिया के साथ क्या हुआ कि चाइना ने इसको कर्जे दिए, जब इसको कर्जे दिए ज़ैम्बिया में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन बढ़ गई। इनके इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ज़ैम्बिया अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता। इसी तरह ज़ैम्बिया के जो कॉपर रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चाइना ने उसको अपने पास रख लिया और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर रहा है। अब इसको ये समझते हैं कि ये मुल्क जो स्टेट एक्स है उसने ज़ैम्बिया को पैसा दिया, लोन दिया, ये कहने के लिए कि तुम अपने प्रोजेक्ट्स करो। वो प्रोजेक्ट्स उस तरह फेवरेबल नहीं हुए जो स्टेट बारोर है उसके लिए, अब वो पैसा वापस नहीं कर पाए। तो चाइना इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुल्कों के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है। थोड़ा पास्ट में जाते हैं, ब्रिटिश राज को अगर देखा जाए तो ब्रिटिश राज क्या करता था, बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जाके अपने जैसे लोगों को ट्रेन करके वहां के मुकामियों को एम्पावर करके वहां पे कब्जा जमाता था। इससे अगले स्टेप में अगर जाया जाए तो अमेरिका ने दिमागों के ऊपर कब्जा किया और उनकी पॉलिसीज के ऊपर इन्फ्लुएंस किया। चाइना ने एक नई स्ट्रेटेजी की, चाइना ने अपने कैपिटल के जोर के ऊपर, अपने पैसे के जोर के ऊपर इनको कर्जे दिए। अब वो कर्जे वापस हो नहीं रहे और इनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर चाइना का कंट्रोल है कि किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इस सारी बात के ऊपर चाइना का ये कहना है हम जो कर्जा देते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए हम दे रहे हैं। ये सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो कि सिर्फ चाइना को बदनाम कर रहा है। श्रीलंकन माइकल ओंडाचे ने कहा कि इन श्रीलंका ए वेल टोल्ड लाई इज वर्थ 1000 फैक्ट्स एंड द डेथ ट्रैप नैरेटिव इज जस्ट दैट, a lie and a powerful one। अगस्त 2022 में चाइना ने अनाउंस किया था कि इसने 17 अफ्रीकन कंट्रीज के तकरीबन 23 लोन जो इंटरेस्ट फ्री थे उनको माफ कर दिया है। इसके अलावा सन 2000 से लेकर 2019 तक इसने तकरीबन 15 बिलियन डॉलर्स के लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया और 3.7 बिलियन डॉलर्स को माफ कर दिया। लेकिन क्या इसके पीछे कोई हकीकत है? देखा यह जा रहा है कि अलेजली ये सारे वो कर्जे थे, अब उनकी कोई वैल्यू इतनी ज्यादा रह नहीं गई थी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एक्चुअल में पे हो चुका था। और ये सारे कर्जे माफ करने के बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कोई सब्सटेंशियल किस्म के लोन्स नहीं थे। इस सब के पीछे हकीकत है क्या, या डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसको समझते हैं। इसका इंपैक्ट कुछ यूं है कि अगर कोई कर्ज देने वाला मुल्क कर्ज लेने वाले मुल्क की पॉलिसीज के ऊपर इंटरफेरेंस भी करता है, फीडबैक देता है या अपनी मर्जी से शेप करने की कोशिश करता है, तो कर्ज लेने वाला मुल्क उसके ऊपर बहुत ज्यादा कन्फ्रंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है मैंने इसका कर्जा देना है, आज ये मेरे पीछे आएगा कर्जा लेने के लिए, मैं दे नहीं पाऊंगा तो मैं तो डिफॉल्ट कर जाऊंगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो जकड़े हुए हैं बहुत बड़ी जंजीर के अंदर, जो कि चाइना ने पैदा की अपने कैपिटल को, उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज उनकी जो आजादी है उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी मिसाल फिर मैं ज़ाम्बिया की अगर ये दूं तो ज़ाम्बिया की खुद के कॉपर माइंस हैं, खुद की कॉपर है, लेकिन चाइना का उसके ऊपर कंट्रोल है और ज़ाम्बिया की उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है या ज़ाम्बिया का उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह बहुत सारे मुल्क देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता चाइना के चुंगल में फंसते जा रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़े कंसर्न्स हैं इन सारी चीजों को लेके। अब इसके ऊपर इसको एवेल्युएट अगर करें तो गवर्नमेंट्स को इसको कैसे देखना चाहिए। जब गवर्नमेंट्स कोई भी इजी मनी के पीछे जाएंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टिकी ट्रैप तो हो सकता है। इनको अपने एग्रीमेंट्स को बहुत एवेल्युएट करने की जरूरत है, एग्रीमेंट्स को पब्लिक करने की जरूरत है, पब्लिक डिबेट करने की जरूरत है। कोई भी करप्ट पॉलिटिशियंस या करप्ट एस्टेब्लिशमेंट अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स करती है, इसका ये मतलब है उसकी रीपेमेंट्स उसकी पॉपुलेशन करेगी या वहां पे रहने वाले लोकल्स करेंगे, जो कि उनके गवर्नमेंट ने कर्ज लिया लेकिन देने वाले ये लोग हैं और टैक्सेस के जरिए
जरिए इसको दिया जाएगा। तो चाइना आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा हद तक अपने पंजे गाड़ चुका है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज पे। ये वो मुल्क हैं जिनको वेस्टर्न बहुत ज्यादा कोई वो समझते नहीं थे, उनको लगता था कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है ये ऐसा ऐसा तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस सारी बात को लेके एक माइंडसेट मुझे तो समझ में आता है कि दुनिया के ऊपर जो ताकत है और जो ताकतवर है उसका हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो दूसरे मुल्कों के ऊपर भी कब्जा करे। पुराने दौर के ऊपर ये हुआ करता था कि सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, इसी तरह पुराने दौर में जाके वहां पे कब्जा करते, लोगों को मार देते, या ऐसा ऐसा ये रिफॉर्म होता गया। और ब्रिटिश राज की जैसे मैंने पहले मिसाल दी, ब्रिटिश राज वाले कम लोग उधर जाते थे, लोकल्स को ही आगे लेके आते थे और उन्हीं से चीजों को कंट्रोल करते थे। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करने की कोशिश की, अमेरिका ने अपनी धौंस से अपने पैसे से भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने बड़ी खामोशी के साथ, साइलेंट डिप्लोमेसी के साथ, बड़े आराम से एग्रीमेंट्स करते हुए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कहां कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है। तो क्या चाइना ये सारी चीजों के ऊपर टेक ओवर कर पाएगा? क्या वेस्टर्न कंट्रीज जिनकी कंसर्न्स हैं चाइना को इस सारे महाज के ऊपर कन्फ्रंट कर पाएंगे? क्या डेवलपिंग कंट्रीज इस चुंगल से निकल पाएंगी? अगर आपको लगता है कि आपके पास भी इस हवाले से कोई सजेशन है या कोई इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये एक नॉलेज है, नॉलेज की बात सब तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।